मेरा नाम प्रशांत साहू है, एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। मैं आप लोगों को आज जेनेटिक्स और मेंडलिज्म को पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। पहले आप लोग सुने होंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, पहले भी 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हो ना जेनेटिक्स। तो देखते हैं जेनेटिक्स, जब भी जेनेटिक्स की बात हो तो हमेशा याद रखना है जेनेटिक्स दो शब्द से बना है, ठीक है ना, हेरिडिटी और वेरिएशन। अब देखते हैं इसमें कि हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक और इसको बोलते हैं विभिन्नता। हेरिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। जेनेटिक मटेरियल का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स से मैच खाते हैं नहीं, हम लोग अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं। तो हम लोग अपने पेरेंट की तरह क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट का वो हमारे ऊपर आया है, और हमारे जो बच्चे आएंगे उसके ऊपर हमारा जेनेटिक मटेरियल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वन जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब सीधा सीधा इसको कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और हेरिडिटी जो होता है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, उसी के कारण हम लोगों में सिमिलरिटी आती है, अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी आती है हम लोगों में। उसका कारण क्या है, हेरिडिटी है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होगा, डीएनए, क्रोमोसोम, सुने हो ना। अब हेरिडिटी सबको समझ आ गया। हेरिडिटी के बाद आता है वेरिएशन, इसको समझते हैं। अब मैंने अभी कहा था कि जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों को में सिमिलरिटी आ रही है, ठीक है ना। तो ये अब बात आती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट मतलब होता है विभिन्नता। हेरिडिटी का मतलब हम लोग समझे हैं कि हमारे पेरेंट की तरह हम लोग दिखते हैं जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने की वजह से। लेकिन जब वेरिएशन का बात आता है तो विभिन्नता, हम लोग अगर जान तो रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे अंदर, ठीक है ना, तो हम लोग अपने पेरेंट की तरह दिख रहे हैं, मैच खा रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने पेरेंट की तरह दिख रहे हैं, मैच खा रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ अलग हैं, तभी तो हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं ना। और जैसे कि एक पेरेंट है, उसके चार उसके बच्चे हैं, चारों बच्चे सिमिलर तो होंगे एक दूसरे से, लेकिन चारों बच्चे फिर भी अलग होंगे, उसको बोलते हैं वेरिएशन। जैसे कि एक पेरेंट है, ये इनके 4 बच्चे हैं, इनके चारों बच्चे एक दूसरे से मैच खा रहे हैं। इसका नाम जैसे ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। अब देखो चारों बच्चे एक दूसरे से मैच खा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अगर मैं पूछूंगा कि ये बच्चा और ये बच्चा, नाम पूछूंगा तो आप लोग देख के बता दोगे। अगर इसको यहाँ पे खड़ा कर दूं, इसको यहाँ पे खड़ा कर दूं, तो बता दोगे ना कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। क्यों बता पाओगे, इन लोग का, इसका जेनेटिक मटेरियल इन लोगों को में आया है, फिर भी इसके अंदर विभिन्नता है, एक दूसरे से भिन्न है ये। जैसे कि हम लोग प्लांट में समझेंगे कि एक प्लांट है, ठीक है, उसका सीड लेंगे तो उसमें फली बनेगी, तो सभी फली एक जैसे तो रहेंगे, सिमिलरिटी रहेगा, ठीक है ना। जैसे एक वेराइटी का जितना भी फल है सेम रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें अलग अलग रहेगा, किसी का साइज छोटा आएगा, किसी का बड़ा आएगा, किसी का गोल आएगा, किसी का झुर्रीदार आएगा, उसमें फिर भी विभिन्नता आएगी। तो बात होती है कि यहाँ पे 2 पॉइंट की होती है कि हेरिडिटी और वेरिएशन। मतलब
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना, और ट्रांसफर अगर जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हो रहा है, उसके बावजूद उसमें क्या आ रहा है, विभिन्नता आ रहा है, ठीक है ना। उसमें सिमिलरिटी है, लेकिन सिमिलरिटी होने के बाद भी कुछ ना कुछ विभिन्नता आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसका क्या हो गया, जेनेटिक्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, यह बायोलॉजी की शाखा है जिसमें हम अनुवांशिकी और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अनुवांशिकता, जेनेटिक्स, ठीक है ना। समझ आ गया जेनेटिक्स क्या होता है। अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे उससे पहले हम लोग को टर्मिनोलॉजी, इसमें कौन कौन सा टेक्निकल वर्ड यूज होता है उसको जानना जरूरी है। अगर मैं आगे पढ़ाता जाऊं, जीन बोलूं, एलील बोलूं, लेकिन आप लोग को पता नहीं रहेगा कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, तो आप लोग को समझ आएगा नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है ना। तो जितना जेनेटिक्स में छोटा छोटा जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसको एक एक करके अच्छा उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं जीन। सब सुने होंगे जीन क्या होता है, ठीक है ना। जब भी जीन की बात होगी तो हमेशा हमें याद रखना है कोई भी कैरेक्टर, जीन मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार फैक्टर को क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। जैसे कि कोई कैरेक्टर मैं बोलूं मेरा हाइट, मैं लंबा हूं, तो ये क्या हो गया, एक कैरेक्टर हुआ ना। मैं अगर लंबा हूं करके बोल रहा हूं तो ये मेरा एक कैरेक्टर है। जैसे कि मैं बोल दूंगा मैं लंबा हूं मतलब ये मेरा एक कैरेक्टर हो गया कि मैं लंबा हूं। तो इसमें जीन, ये जीन, इसमें जीन के अंदर 2 एलील होंगे, ये जीन होगा, ठीक है ना। अब इसमें से आप लोग बताओ कि कौन सा जीन मेरे अंदर होगा अगर मैं लंबा हूं बोल रहा हूं तो। अगर मैं लंबा हूं, ये मेरा एक कैरेक्टर हो गया। हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि हाइट के लिए, तो मैं एक लंबा हूं, ये मेरा हाइट हो गया, तो हाइट के लिए जिम्मेदार क्या रहेगा, एक जीन। ये पूरा जो गोले में जितना भरा हूं, ये जितना है ये एक जीन हो गया, ठीक है ना, जो एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। जैसे मेरा हाइट है तो हाइट के लिए ये पूरा जीन जिम्मेदार है। जैसे मैं बोलूं मेरा कलर, कलर है, सांवला है, गोरा है, जो भी है, उसके लिए भी एक जिम्मेदार होगा फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अब बात आती है एलील। एलील का मतलब होता है कि एक जीन के 2 अलग अलग रूप, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जैसे कि एक कैरेक्टर मैं बोला हाइट के लिए जिम्मेदार क्या है, एक जीन जिम्मेदार है। अब एलील बोलूंगा तो एक जीन के अंदर 2 एलील होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली मेंडल के अनुसार एक जीन के अंदर 2 एलील होते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया एलील। इसको सिंगल क्या पढ़ेंगे, एलील पढ़ेंगे, और इसको पूरे में क्या पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे। एलील का मतलब होता है जैसे कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जैसे कि ये कैपिटल टी क्या कहेगा, यहाँ पे कैपिटल टी बता रहा है कि मेरा हाइट लंबा है, और स्मॉल टी क्या बताएगा, हाइट छोटा है, ड्वार्फ। कैपिटल टी यहाँ पे नोट करेगा टॉल को, और स्मॉल टी क्या करेगा, ड्वार्फ को। जैसे कि मैं अपना कैरेक्टर बता रहा हूँ कि हाइट को लेके एक कैरेक्टर लिए हैं, तो उसमें हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो बड़ा और छोटा करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यहाँ पे एलील रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जैसे कि एक जीन के 2 एलील है, तो मेरा हाइट अगर लंबा है करके मैं अगर बोलूँगा, तो इसमें हम देख के, मेरा हाइट देख के फिनोटाइप देख के हम नहीं पहचान पाएंगे। जैसे फिनोटाइप हो गया मेरा हाइट, तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि मेरे अंदर कौन सा जीन है, ये वाला है कि ये वाला है। अगर कैपिटल टी है तब भी हाइट लंबा होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब भी हाइट लंबा होगा। लेकिन स्मॉल टी होगा तो हाइट क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना। एलील का मतलब भी समझ गए कि किसी भी जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अब देखते हैं होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब एक जीन के दोनों एलील सेम हो, उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलते हैं। देखो यहाँ पे
एक जीन है, ये एक जीन है, इसके अंदर दोनों एलील यहाँ पे सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जीन के दोनों एलील अलग अलग है, इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस बोलते हैं। जब एक जीन के दोनों एलील सेम हो तो इसको हम होमोजाइगस पढ़ेंगे, और एक जीन के दोनों एलील अलग अलग हो तो उसको हम हेट्रोजाइगस पढ़ेंगे। और यहाँ पे हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस? होमोजाइगस, क्योंकि ये दोनों इसके एलील सेम है, स्मॉल टी। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? जीन, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अब दो और कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, जीनोटाइप, फिनोटाइप। ये सब सुने होंगे कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो पहले देखते हैं फिनोटाइप क्या होता है, जिसे हम देख के जान सकते हैं। जैसे कि मेरा हाइट, आप लोग मुझे देखोगे और आप लोग बता दोगे कि मैं लंबा हूँ या बौना हूँ, तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि मेरे को देखो और बताओ कि मेरे अंदर कौन सा जीन है, जैसे मैं टॉल हूँ तो मेरे अंदर कौन सा जीन है, तो आप लोग क्या बता पाओगे कि मेरे अंदर ये जीन है कि ये है कि ये है? ये तो बता दोगे कि ये नहीं है, लेकिन कंफ्यूज यहाँ पे हो जाओगे कि ये है कि ये है। मतलब कहने का मतलब है कि जिसे हम देख के नहीं बता सकते उसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप बोलेंगे। मतलब जीन क्या शो कर रहा है वहाँ पे, उसको बोलेंगे जीनोटाइप। और फिनोटाइप मतलब जिसको हम देख के बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लावर का कलर है, तो कौन सा कलर है आप लोग को पूछूंगा तो आप लोग बता दोगे कि ये पर्पल कलर है। और इसका अगर जीनोटाइप पूछूंगा तो आप लोग नहीं बता पाओगे कि इसमें ये है कि ये है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील यहाँ पे मौजूद है बी, और डोमिनेंट एलील अगर यहाँ पे है तो दोनों का रंग यहाँ पे पर्पल ही आएगा। समझ आ गया जीनोटाइप, फिनोटाइप? अब आते हैं अपने जेनेटिक्स पर फिर से वहीं। अब आप सब जानते हैं कि जेनेटिक्स का फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। सब पहले से 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं से पढ़ते ही आ रहे हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेगर पहले से नहीं लगा था, ये बाद में आया, इसको अभी आगे पढ़ते समय बताऊंगा इसको। जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर थे। इसका जन्म हुआ था 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गांव में। ये गरीब फैमिली से थे, इनके पिता किसान थे, ठीक है ना। मेंडल को हमेशा रुचि रहती थी बायोलॉजी पर, वो स्टूडेंट थे मैथ्स के। वो गरीब फैमिली से थे, पढ़ लिख नहीं पाए, उनके घर वाले उनको, उनके पिता किसान थे, गरीब फैमिली से थे, तो उनको स्कूल तक पढ़ा पाए, ठीक है। स्कूल तक पढ़ाने के बाद मेंडल को जॉब की आवश्यकता पड़ी, जॉब ढूंढना स्टार्ट किए। जब जॉब ढूंढना स्टार्ट किए तो मेंडल को जॉब मिली चर्च में। चर्च में मेंडल जॉब करना चालू किए। चर्च में जाने के बाद वो चर्च के पीछे गार्डन में मटर के पौधे को देखे, और मटर के पौधे में कंटिन्यू अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उसको रुचि बहुत थी, वो हमेशा देखते रहते थे कि एक मटर का पौधा है, उसमें बहुत टाइप से अलग अलग फल क्यों लगे हैं, उसमें हमेशा उसमें एक्सपेरिमेंट मेंडल करते रहते थे। तो अब चर्च वाले लोग देखे कि इसकी उत्सुकता और इसकी ललक को देखकर चर्च वाले लोग इसको आगे पढ़ने के लिए हेल्प किए और इसको भेज दिए कॉलेज करने के लिए। कॉलेज मेंडल का कॉलेज कंप्लीट हुआ, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस में इसका कॉलेज कंप्लीट हुआ। जैसे इनका कॉलेज कंप्लीट हुआ और मेंडल रिसर्च करना चालू कर दिए मटर के पौधे पर। इन्होंने जैसे अपना कॉलेज की डिग्री कंप्लीट की और मटर के पौधे पर अपना रिसर्च चालू कर दिया। इन्होंने टोटल रिसर्च के लिए 33 प्लांट सेलेक्ट किए, मटर के 33 वैरायटी सेलेक्ट की, और मटर के 33 वैरायटी में इनको चाहिए था प्योर होमोजाइगस चाहिए था, ताकि इसमें अलग अलग सेग्रीगेट ना हो नेक्स्ट जनरेशन में। होमोजाइगस मतलब क्या होता है? एक जीन दोनों एलील इसका सेम रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग होमोजाइगस। तो
ये सेलेक्ट किए थे टोटल 33 वेराइटी सेलेक्ट किए थे, लेकिन इसको चाहिए था होमोजाइगस। तो इसको होमोजाइगस सेलेक्ट करने के लिए प्यूरिफिकेशन इसका स्टार्ट कर दिए। प्यूरिफिकेशन का कार्य ये चालू किए, तो प्यूरिफिकेशन के काम से इसको दो साल का समय लगे कम से कम प्यूरिफिकेशन में। प्यूरिफिकेशन करके इन्होंने 22 वेराइटी यहाँ पे सेलेक्ट की। प्यूरिफिकेशन मतलब कोई भी वेराइटी में उसका होमोजाइगस प्लांट कितना है उसको सेलेक्ट करना, मतलब प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक वेराइटी है उसमें अगर ये कंडीशन है तो इसको हम होमोजाइगस वेराइटी नहीं बोलेंगे। तो वैसे 10 वेराइटी थे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, उसको अलग कर दिए और प्योर वेराइटी को सेलेक्ट किए 22 वेराइटी। और इसी 22 वेराइटी पे ये कंटिन्यू रिसर्च किए 7 साल तक। 7 साल तक रिसर्च किए और एक रिसर्च पेपर पब्लिश किए, रिसर्च पेपर लिखे। और उसका ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि मेंडल के रिसर्च पेपर का नाम क्या था। तो मेंडल के रिसर्च पेपर का नाम है एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन आता है मेंडल के रिसर्च पेपर का क्या नाम था। जैसे मेंडल रिसर्च पेपर लिखे उसके बाद इसको एक्सप्लेन किए 1865 में द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। यहाँ पे और भी साइंटिस्ट थे, उनके सामने अपना रिसर्च पेपर को एक्सप्लेन किए। जब एक्सप्लेन किए मेंडल अपना रिसर्च पेपर तो बहुत तालियां बजी और बहुत खुश हुए सब। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, समझ किसी को नहीं आया था, बस तालियां बजाई थी। मेंडल क्योंकि स्टूडेंट थे मैथमेटिक्स के और काम किए थे बायोलॉजी पर, अपना मैथ से जब वहाँ पे बताना चालू किए बाकी साइंटिस्ट को, समझ किसी को नहीं आया लेकिन तालियां सब बजाई। और नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून ने इसको रिसर्च पेपर को पब्लिश कर दिया 1866 में। 1866 में मेंडल के रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, लेकिन समझ किसी को नहीं आया था कि यहाँ पे हुआ क्या है, बताए क्या है। लेकिन यहाँ पे पब्लिश हो गया रिसर्च पेपर 1866 में, और 1866 में ही जेनेटिक्स का न्यू रख गया था। लेकिन वहाँ पे ये प्रूफ नहीं हो पाया था जेनेटिक्स क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया था। तब 34 साल बाद क्या हुआ, सन 1900 में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क हुआ। इसमें क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, हुगो डे व्रिस, कार्ल कोरेंस और एरिक वान शेरमार्क। 3 वैज्ञानिक थे जो लगे थे यही वाला जो मेंडल के मन में था कि एक प्लांट है, उसके जितने प्रोजनी आते हैं, जितने फल आते हैं, वो आपस में एक दूसरे से मैच खाते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन मेंडल के मन में था। ना इसका आंसर मेंडल को पता था, न उसके पापा जान पाए थे, ना बाकी साइंटिस्ट उस टाइम जो रिसर्च में लगे थे उनको पता था। उस पर मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ भी कर दिए थे, लेकिन वहाँ पे किसी को समझ नहीं आया था और रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए थे यहाँ पे। लेकिन वही काम, वही तीन क्वेश्चन जो मेंडल के दिमाग में गूंजता था, वही तीनों वर्क पे स्टडी कर रहे थे, हुगो डे व्रिस, कार्ल कोरेंस और एरिक वान शेरमार्क। तीनों साइंटिस्ट उसी पर वर्क कर रहे थे। और जब तीनों ने वही डिस्कवर किया जो मेंडल ने किए थे, तब इन लोगों के हाथ में पड़ा मेंडल का ये एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वाला रिसर्च पेपर। तब देखे कि हम लोग जो खोज रहे थे इतना दिन तक, ये तो 34 साल पहले किसी ने करके रखा है। तो अब जब इन लोगों को पता चला कि यहाँ से 34 साल पहले ये चीज़ कोई पहले से करके बैठा है, तब जाके यहाँ पे 1900 में मेंडल ने जो खोजा था उसका रीडिस्कवर हुआ। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मेंडल की खोज की रीडिस्कवरी कब हुई थी और किसने की थी। तो यहाँ पे रीडिस्कवरी हुई थी 1900 में, सन 1900 में। और कौन किया था, हुगो डे व्रिस, कार्ल कोरेंस और एरिक वान शेरमार्क। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क का रीडिस्कवरी किया था। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब देखते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मैं बताया था कि 22 वैरायटी सेलेक्ट किए थे, ठीक है ना।
टोटल कितने वेराइटी लिए थे? 33 वेराइटी लिए थे, जिसमें सेलेक्ट कितना किए थे? 22 वेराइटी। अब 22 वेराइटी में उन्होंने 7 कैरेक्टर को लिया था। 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, ये 7 कैरेक्टर हैं। ये 7 कैरेक्टर हैं जिस पर मेंडल ने वर्क किया था। और किसके कैरेक्टर हैं? ये मटर के पौधे के 7 कैरेक्टर है जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन बनता है घुमा घुमा के। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सीड के शेप में कौन से कैरेक्टर का स्टडी किया है, जिसमें डोमिनेंट कौन है और रेसिसिव कौन है करके क्वेश्चन बनता है। जैसे कि सीड शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है करके दे देंगे, और यहाँ पे दे देंगे राउंड, रिंकल दोनों, और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ से देखेंगे इसमें डोमिनेंट कौन सा है और रेसिसिव कौन सा है। ये क्वेश्चन आता है कि सीड शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और रेसिसिव कैरेक्टर कौन सा है। ऑप्शन दे देगा राउंड, रिंकल, इसमें से दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखना है कौन सा कैरेक्टर था, कितने 7 कैरेक्टर थे, उसमें डोमिनेंट कौन कौन से थे और रेसिसिव कौन कौन से। ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सीड के कलर और पोट के कलर में। इसमें ध्यान से देखना, इसमें डोमिनेंट कौन सा है? सीड का कलर में डोमिनेंट कौन सा कलर है? येलो कलर। जब भी सीड का कलर आएगा तो डोमिनेंट कौन सा है? येलो कलर आएगा। लेकिन पोट के कलर में डोमिनेंट कौन होता है? ग्रीन होता है, और येलो रेसिसिव होता है। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है, और क्वेश्चन भी यहीं से आता है। पोट कलर में रेसिसिव कौन से यहाँ पे करेक्टर है करके। तो कौन से हैं? ये दोनों को याद रखना, येलो और ग्रीन। डोमिनेंट इसमें ग्रीन होता है पोट कलर में, और रेसिसिव होता है येलो। ठीक है ना। इसको चार्ट को अच्छे से याद रखना है, इसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है। अब देखते हैं, मेंडल सक्सेस हो गए, 1900 में रीडिस्कवरी हो गया, और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिल गई सन 1900 में। तो मेंडल सक्सेस क्यों हुए? यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मेंडल यहाँ पे सक्सेस क्यों हुए। तो इसके कौन कौन से रीजन थे जो मेंडल को सक्सेस दिलाए। ठीक है ना। तो मेंडल का सक्सेस का कारण क्या क्या था? तो सबसे पहले देखेंगे मेंडल का सक्सेस होने का क्या क्या रीजन था। उसमें सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, मेंडल क्या किए थे? सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट को सेलेक्ट किए थे। अब सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट किसको बोलते हैं? एक प्लांट है, उसका ये फ्लावर है। ये प्लांट का फ्लावर है। प्लांट के फ्लावर है, और इसमें जब ये एंथर है मतलब मेल पार्ट, और ये है फीमेल पार्ट। जब एक फ्लावर का मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट का सिलेक्शन किया था। अब मेंडल ने प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं? सेल्फिंग कराएंगे, बार बार सेल्फिंग कराएंगे, तो बार बार एक ही टाइप के अगर प्लांट आ रहे हैं, जैसे कि इसमें इसका फ्लावर कलर है येलो है। ठीक है ना। तो येलो के लिए इसमें ये इसका जीन है। अगर इसमें दोनों कैपिटल है, या फिर ये 2 कंडीशन हो सकता है येलो के लिए, कैपिटल और स्मॉल। तो सेल्फ पॉलिनेटेड का सिलेक्शन किया, इसमें प्यूरिफिकेशन के लिए इजी गया। जैसे कि हम इसको बोलेंगे, इसका जीन तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये कैपिटल वाई है कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। तो इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इसको बार बार सेल्फिंग कराते हैं। जैसे इसका सेल्फिंग करा के देखेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल वाई, इसका अगर सेल्फिंग करा के देखेंगे, अगर कोई वेराइटी
होमोजाइगस रहेगा तो इसमें अगर 100% कैपिटल वाई आएगा तो हम फर्स्ट जनरेशन से ही जान जाएंगे कि यहाँ पे 100% अगर यहाँ पे येलो कलर अगर मिला, मतलब येलो कलर अगर 100% मिला तो जान जाएंगे कि ये प्योर लाइन है, मतलब इसमें जो इसका एलील है दोनों कैपिटल है, होमोजाइगस है। लेकिन दूसरा कंडीशन होता है कि यहाँ पे ये और ये हो सकता है, तो इसमें कैसे पहचान, इसको अगर सेल्फिंग करा देंगे इसी से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैपिटल वाई मिलेगा, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाएगा, तीसरा क्या होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा, और यहाँ पे स्मॉल वाई। तीन तो पीला कलर मिल जाएगा हमें, येलो 3 कलर मिल जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, पीला कलर यहाँ पे नहीं मिलेगा। इससे हम क्या समझ जाएंगे इस कि ये वेराइटी, ये जो लिए थे हम येलो तो यहाँ पे था, लेकिन इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है ये, इसको देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे पीला की जगह हरा आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये प्योर नहीं है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन टेस्ट। मेंडल क्या किए थे, प्यूरिफिकेशन टेस्ट करके जो 22 वैरायटी में 10 वैरायटी सेलेक्ट किए थे ना, उसमें से 10 वैरायटी यही निकले थे जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन था। उसमें जब नेक्स्ट जनरेशन को वो कर रहे थे तो 25% उसमें क्या नहीं कर रहा था, हरा कलर या फिर जो डोमिनेंट था उसको डोमिनेंट करेक्टर ना देख के कुछ दूसरा करेक्टर देखने को मिल रहा था, तो उसको 10 वैरायटी अलग किए थे। वो कहाँ पे चल रहे थे हम, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट को। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट सेलेक्ट करने से फायदा क्या मिला कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इजी हुआ। उसको प्यूरिफिकेशन से 10 वैरायटी जो सेलेक्ट करके अलग करना था वो इजीली तरीके से अलग कर लिए। उसके बाद आते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट। अब शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट रहेगा तो एक्सपेरिमेंट जल्दी होगा ना, 1 साल में 3 बार उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी एक्सपेरिमेंट होने लगा इससे। शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लांट था मटर, जिसके कारण से 1 साल में 2 से 3 बार उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तीसरा फ्लावर लॉन्ग साइज। अब मेंडल को अगर एक फ्लावर है, इसमें क्रॉस करवाना है दूसरे से, तो क्या करेंगे, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन। इसका अगर पॉलन ग्रेन इसमें चला जाएगा तो वो तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन इसको अगर क्रॉस कराना रहता था दूसरे से तो क्या करेंगे, इसमें इसका जो मेल पार्ट है उसको काट के हटाने में इजी जाता था। फ्लावर का साइज अगर लॉन्ग है तो इसके मेल पार्ट को काट के अलग किया जा सकता है आसानी से। मेल पार्ट को अगर काट के यहाँ पे रिमूव कर दिए, उसके बाद यहाँ पे फीमेल पार्ट बचा, तो फीमेल पार्ट को इसका पॉलन ग्रेन को पकड़ के इसमें अगर चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉसिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइब्रिड बनाने में इजी होता था फ्लावर लॉन्ग साइज होने पर। अगर वही चीज़ को अब एग्जाम्पल से सोचेंगे, धान के फ्लावर में हाइब्रिड बनाने बोलेंगे तो धान का फ्लावर छोटा सा रहता है, धान का फ्लावर इतना छोटा सा। अब इसमें मेल पार्ट भी रहता है, फीमेल पार्ट भी रहता है, तो मेल पार्ट को हटाने में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लावर का साइज मटर में लॉन्ग था, जिसके कारण से क्रॉसिंग कराने में भी इजी होती थी। तीसरा है लॉन्ग सीड साइज। अब सीड का साइज जैसे कि देखेंगे हम लोग छोटा है, जैसे कि लाल भाजी आप लोग देखे होंगे या फिर कई तो पौधा देखे होंगे जिसके सीड बहुत छोटा आता है, तो मुश्किल जाता है ना लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सीड का इसका साइज भी बड़ा था, तो प्रॉपर उसको डिस्टेंस मेंटेन करने में बहुत ईजी जाती थी। और तीसरा है इजिली अवेलेबल वेराइटी। मटर का जो वेराइटी था मार्केट में इजिली अवेलेबल था और बहुत सारा वेराइटी अवेलेबल है, आसानी से इसका वेराइटी मिल जाता है। ये कुछ रीज़न थे मेंडल के सक्सेस होने के। अब देखते हैं मेंडल ने कितना साल तक ये अपना एक्सपेरिमेंट किया, 7 ईयर तक। ये क्वेश्चन आता है, कितना साल तक स्टडी किया था, 7 ईयर तक। और किस पे किया था, पी में, मटर के पौधे में स्टडी किया था। और कितने साल तक किए थे, 7 साल तक। और कितने वेराइटी लिए थे, 22 होमोजाइगस वेराइटी लिए थे, 22 होमोजाइगस। 22 होमोजाइगस वेराइटी का सिलेक्शन किया था। टोटल 7 साल तक किए थे।
अब 7 साल में बात यहाँ पे हो रही है कि 7 साल में मेंडल ने खोजा क्या आखिर। तो 7 साल में मेंडल ने क्या बताया, पहला बताया 50-50% जीन प्रेजेंट इन प्रोजेनी। दो कैरेक्टर को लेके जब क्रॉस कराएंगे तो प्रोजेनी इनका जो बनेगा उसमें 50-50% जीन प्रेजेंट रहेंगे। इसका 50% जाएगा और इसका 50% जाएगा। ये मेंडल बताए सबसे पहले कि दोनों प्रोजेनी में, ये पेरेंट हो गया और ये प्रोजेनी हो गई, तो प्रोजेनी में दोनों जीन 50-50% यहाँ पे आते हैं। दूसरा क्या बताए, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ जीन। जीन हमेशा पर्टिकुलेट नेचर के होते हैं। ये एक जीन है, इसके दो एलील है, ये आपस में हमेशा अपने आप में एक स्वतंत्र रहेंगे, कभी भी कोई दबाव में नहीं रहेंगे दूसरे जीन से। ये पर्टिकुलेट नेचर के होते हैं, हर एक जीन पर्टिकुलेट नेचर के होते हैं, हर एक जीन एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये समझ आ गया दोनों पॉइंट। उसके बाद फैक्टर वर्ड यूज फॉर जीन, फैक्टर वर्ड। अब बात आती है जीन। मैं इतना टाइम से जीन जीन बोल रहा हूं, आप लोग को बता भी रहा हूं जीन क्या होता है, लेकिन मेंडल जब अपना स्टडी किए थे, अपना रिसर्च पेपर बनाए थे, तो अपने रिसर्च पेपर में कहीं भी जीन शब्द का प्रयोग उन्होंने किया ही नहीं था। वो कभी भी जीन शब्द बोले नहीं थे, वो हमेशा जीन को क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। जीन शब्द का डिस्कवर किसने किया था, जोहानसन, सन 1909 में। ये क्वेश्चन आता है, आईएमपी है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर, मेंडल ने जीन को किस वर्ड से, कौन सा वर्ड जीन के लिए प्रयोग करते थे करके क्वेश्चन आता है, तो फैक्टर है। और जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने, सन 1909 में। मेंडल ने क्या खोजे थे, इतना पॉइंट समझ आ गया। अब देखते हैं मेंडल्स लॉ। मेन पॉइंट पे आते हैं कि मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर दिया। मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर दिया तो उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल दिए, ये बात आती है मेंडल्स लॉ। ठीक है ना। अभी तक आप लोग 11वीं-12वीं पढ़ रहे थे, 11वीं-12वीं तक क्या पढ़े हो, कितने लॉ पढ़े हो मेंडल के, 3 लॉ पढ़े हो ना। अब आगे आप लोग कॉलेज में पढ़ोगे तो 3 लॉ याद नहीं रखना है। मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, कितने लॉ दिए थे, 2। तीसरा जो था लॉ ऑफ डोमिनेंट, जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको फर्स्ट लॉ करके आप लोग पढ़ते अभी तक आए हो, लेकिन ये मेंडल का कोई प्रिंसिपल नहीं है। मेंडल ने 2 लॉ दिए हैं और 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस बोलेंगे खाली इसको, और दूसरा कॉन्सेप्ट था रेसिसिव। डोमिनेंट और रेसिसिव 2 कॉन्सेप्ट दिए। इसको हम लोग मेंडल के जो लॉ पढ़ेंगे उसी में बताएंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है और ये रेसिसिव क्या है। मेंडल ने कितने प्रिंसिपल दिए करके कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना है मेंडल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे, 2 लॉ। और मेंडल के पहला नियम कौन सा है करके क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखना है मेंडल का पहला नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको दोनों को बारी बारी से समझेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया हूँ, लेकिन इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जब भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम, इसको बारी बारी से समझेंगे ना दोनों को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बोलते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम। दो लॉ थे जो मेंडल दिए थे, बारी बारी से दोनों को समझेंगे अच्छे से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे तो हमेशा इसका एग्जाम्पल याद रखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एग्जाम्पल।
और लव ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलेंगे तो हमेशा उसका एग्जांपल याद रखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम एक कैरेक्टर को लेके दो प्लांट में क्रॉस करते हैं तब उसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि मैं बोलूँगा हाइट, हाइट एक कैरेक्टर हो गया, इसको लेके दो प्लांट में अगर क्रॉस करेंगे तो इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब एक कैरेक्टर हो गया हाइट, समझ आ रहा है ना, एक कैरेक्टर हो गया हाइट और ये क्या हो गया, टॉल हो गया, और ये क्या हो गया, डॉर्फ। जब एक कैरेक्टर को लेके स्टडी करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और वहीं अगर बोलूँगा कि यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेके स्टडी करेंगे, दो कैरेक्टर कैसे हो गया, गोल राउंड येलो बोलूँगा, राउंड हो गया एक कैरेक्टर और येलो दूसरा कैरेक्टर हो गया ना, एक प्लांट राउंड, राउंड भी है और येलो भी है, राउंड और येलो। और मैं बोलूँगा रिंकल्ड और जैसे दूसरा कैरेक्टर बोलूंगा मैं रिंकल्ड और राउंड येलो, एक कैरेक्टर हो गया, इसमें दो कैरेक्टर है ना, ये क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया राउंड और ये हो गया येलो। और दूसरा कैरेक्टर बोलूंगा मैं रिंकल्ड, मतलब झुर्रीदार, ऐसा होगा, राउंड होगा गोल, और ग्रीन बोलूंगा, इसमें स्मॉल से इसको डिनोट करें। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन दो कैरेक्टर को लेके अगर क्रॉस कराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या बोलेंगे, एक कैरेक्टर को लेके अगर क्रॉस कराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये टॉल हो गया, स्मॉल हो गया। यहाँ पे एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे दो कैरेक्टर राउंड येलो और रिंकल्ड और ग्रीन दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखते हैं मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। इसमें क्या हुआ, मेंडल क्या किए, यहाँ पे एक कैरेक्टर के दो प्लांट को लिए, एक कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, प्लांट है उसका एक कैरेक्टर है टॉल और स्मॉल, दोनों को लेके क्रॉस करवाया मेंडल। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, टोटल मिले प्रोजनी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, टॉल होगा ना, इसको बोलते हैं F1। फर्स्ट जब क्रॉसिंग कराते हैं तो फर्स्ट जो जनरेशन मिलता है इसको क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। और मैं बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस करके आप लोग पढ़ते आए हो, प्रभाविता का नियम पढ़ते आए हो ना, उसको यहीं पे बता रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं बताया था, मेंडल ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, पहला था डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है यहीं पे समझते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पे दो जीन है, एक एलील, इसका एक जीन है, इसके दो एलील है, जब एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को छुपा दे तो उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर। एक एलील के द्वारा दूसरे एलील के प्रभाव को छुपाना, इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर बोलते हैं। यही चीज को कॉन्सेप्ट बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को आज तक आप लोग पढ़ते आए हो। जब एक जीन के द्वारा दूसरे, एक एलील के द्वारा दूसरे एलील के प्रभाव को छुपा दिया जाता है तो इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं करके आप लोग पढ़ते आए हो। वो जो
मेंडल जो दिए थे वो एक कॉन्सेप्ट था जो जर्मन भाषा में लिखे थे, तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय गलती से वो लव ऑफ डोमिनेंस करके छपा था, ठीक है ना। लेकिन वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो मेंडल दिए थे। और यहाँ पे एक एलील के द्वारा दूसरे एलील के प्रभाव को छुपाया जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, लव ऑफ डोमिनेंस। और उसी को और लव ऑफ, अगर मैं उसी को बोलूँ रेसिसिव क्या होता है, तो एक जीन जो प्रभाव अपना डाल रहा है उसको क्या बोलेंगे, इसको डोमिनेंस बोलेंगे, ठीक है ना। और एक जिस जीन का प्रभाव यहाँ पे छुप रहा है, एक जीन में जिस एलील का यहाँ पे प्रभाव छुप रहा है उसको बोलेंगे रेसिसिव। ठीक, समझ आया डोमिनेंस क्या है और रेसिसिव क्या है। और आज तक आप लोग लव ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं, वो भी समझ आया कि क्या होता है लव ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे सेग्रीगेशन का नियम यहाँ पे काम नहीं करता, F1 जनरेशन में सेग्रीगेशन का नियम काम नहीं करता। इसके लिए क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, F2 जनरेशन में लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, F2 जनरेशन लेके जाने के लिए इसका सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग मतलब होता है वही प्लांट से फिर से उसका क्रॉसिंग करवाना, मतलब इसको बोलते हैं सेल्फिंग बोलते हैं। सेम वही प्लांट है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, अब इसका सेल्फिंग करवा दिए। तो सेल्फिंग करवाए तो इसका गेमिट क्या बनेगा, इसका गेमिट बनेगा टी स्मॉल टी, यहाँ पे गेमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉसिंग करवाएंगे तो पहले का पहले से दूसरे से, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या बनेगा इसको फिर से बना रहा हूँ ना, समझ नहीं आएगा नीचे। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे सेग्रीगेशन लॉ काम करता है। जब मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेके दो प्लांट का क्रॉस करवाया तो F1 में दोनों कैरेक्टर नज़र आए, दोनों कैरेक्टर यहाँ पे नज़र आया F1 में, लेकिन F2 में सभी एलील आपस में सेग्रीगेट हो गए। मतलब जितने भी एलील है आपस सेग्रीगेशन, सभी एलील का यहाँ पे सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन मतलब क्या समझते हो, अलग अलग होना, सभी एलील अलग अलग हो रहे हैं, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन का लॉ। अब इसमें यहाँ पे टॉल कितना बन रहे हैं, यहीं से पूरा क्वेश्चन आता है, जितना भी आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का घुमा घुमा के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितने बन रहे हैं, होमोजाइगस कितने बन रहे हैं, उसको ध्यान देना है। ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस। ये क्या है, हेट्रोजाइगस। ये क्या है, हेट्रोजाइगस। ये है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आता है, सबसे पहले देखते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना मिला, ये बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले देखते हैं जीनोटाइप कितना बन रहा है। तो जीनोटाइप मतलब कैपिटल टी कितना दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है ना, और कहीं पे दिख रहा है नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना दिख रहा है, 2।
और स्मॉल टी कितना दिख रहा है? 1। इसका जीनोटाइप क्या हो गया? 1:2:1। अब फिनोटाइप देखेंगे, यहाँ पे टॉल, ये क्या होगा? टॉल होगा कि स्मॉल होगा? ये होगा डॉर्फ या फिर बोलो स्मॉल। तो फिनोटाइप का मतलब मैं बताया था कि जिसको हम देख के पहचान सकते हैं। तो देख के हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे? फिनोटाइप क्या दिख रहा है? 3 टॉल प्लांट दिख रहे हैं। फिनोटाइप दिख रहा है, यहाँ पे 3 टॉल दिख रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे 3 रेशियो स्मॉल कितना दिख रहा है? 1। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन देना चाहे तो देंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। सीधा क्वेश्चन अगर आना रहेगा तो डायरेक्ट आएगा कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ठीक है ना। लेकिन घुमा के अगर क्वेश्चन देना रहेंगे तो पूछेंगे डायरेक्ट कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एक संकरण क्रॉस में F2 पीढ़ी में हेट्रोजाइगस कितने बनते हैं। ऑप्शन जैसे आ जाएगा 1 2 3 4, तो कितने बन रहे हैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस? कौन सा आएगा आंसर? 2 ना। देखो ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये क्या है? होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। क्वेश्चन इस टाइप से आता है और इसी को क्वेश्चन को और कन्वर्ट करके दे सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F2 पीढ़ी में कितना % हेट्रोजाइगस बनता है। तो कितना % है ये? 25 + 25 कितना हो जाएगा? 50%। 50%, ठीक है ना। परसेंट में भी पूछ सकता है, नंबर में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन आ सकता है कि F2 पीढ़ी में होमोजाइगस कितना बनेंगे, या फिर क्वेश्चन इसी को घुमा के एक और दे सकता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F1 में टॉल प्लांट कितने % आएंगे। तो कितने % आएंगे? ऑप्शन अगर दे दिया यहाँ पे 25%, 75%, 80% और 100%, तो आंसर क्या आएगा? 100%। F1 पीढ़ी है ना, F1 ये है और F2 ये है। F2 को पूछ सकता है, F2 को भी पूछ सकते हैं और F1 को भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे घुमा घुमा के आएगा। हेट्रोजाइगस कितना बनता है करके पूछ सकते हैं, होमोजाइगस कितना बनता है करके पूछ सकते हैं, या फिर क्या पूछ सकते हैं? % में पूछ सकते हैं कि कितना %, या फिर डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कैपिटल टी बनने का % कितना है करके। घुमा के क्वेश्चन को कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं यहाँ पे। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जीनोटाइप फिनोटाइप समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गया। एक बार और बताऊं डेफिनेशन। मेंडल ने जब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया, 2 प्लांट में क्रॉस करवाया, तो F1 में दोनों ही कैरेक्टर नजर आए, लेकिन F2 में सभी अलग अलग पृथककृत हो गए, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेट हो गए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम से स्पष्ट है, सेग्रीगेशन होना। सेग्रीगेशन कहाँ पे दिख रहा है? F2 में हो रहा है। यहाँ पे सब अलग अलग हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ आ गया सबको? यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे ना। उसी को यहाँ पे समझाया गया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। पेरेंट है, जीनोटाइप फिनोटाइप लिखा है, ठीक है ना। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? टॉल और डॉर्फ होना, बट लंबा होना, बौना होना, ये क्या गया? एक फिनोटाइप है जिसको हम देख के जान सकते हैं। और इसमें जीनोटाइप क्या है? इसका जीन, जिसको हम देख के पहचान नहीं सकते, ठीक है ना। तो मेंडल ने क्या लिए थे? मैं बताया था होमोजाइगस प्लांट लिए थे। कितने वैरायटी लिए थे? 22 लिए थे। तो 22 में से एक कैरेक्टर क्या है? हाइट है, ठीक है ना। तो हाइट पे यहाँ पे समझाया गया है, इसमें हाइट पे हाइट एक कैरेक्टर है। यहाँ पे समझाया गया है कि जीनोटाइप इसका क्या लिए थे? प्योर होमोजाइगस कंडीशन का एक कैरेक्टर लिया गया था। और उसको जब एक कैरेक्टर है तो इसका गेमिट कितना बनेगा? यहाँ पे इसका गेमिट कैसे बनाते हैं? इसको
आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें गेमिट बनेगा T और इसका गेमिट बनेगा स्मॉल t। अब इसका F1 क्या आया यहाँ पे, कैपिटल T स्मॉल t। अब इसको क्या कराएंगे, F1 से हम लोग यहाँ तक हमको क्या समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया कि लव ऑफ डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट समझ आया ना। एक जीन के, एक एलील के द्वारा दूसरे एलील के प्रभाव को दबाना, इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इसको हमको क्या है, सेग्रीगेशन समझना है, ठीक है ना। तो इसको F2 पीढ़ी में लेके गए, F2 पीढ़ी में लेके गए तो इसको सेल्फिंग करवाए। इसका गेमिट बन रहा है, 2 गेमिट बनेगा यहाँ पे। गेमिट बनाना मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इसको बस देख लो कि गेमिट क्या बन रहा है, इसका कैपिटल T, इसका स्मॉल t, इसका 2 गेमिट बना है। अब इसके जितने गेमिट है उसका क्रॉसिंग हो गया, ठीक है ना। क्रॉसिंग हुआ तो हेट्रोजाइगस कंडीशन बना 3, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना बना, 2 बना, होमोजाइगस कंडीशन कितना बना, 2 बना। जीनोटाइप क्या आया, फिनोटाइप क्या आया, निकालने आ जाएगा जीनोटाइप फिनोटाइप, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सबको समझ आ गया। अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे मनाते हो ना, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र अपयूहन का नियम बोलते हैं, तो ठीक है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम लोग एक कैरेक्टर को लेके स्टडी किए थे, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल क्या किए थे, 2 कैरेक्टर को लेके स्टडी किए थे। यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक क्या लिए हैं, राउंड और येलो। राउंड येलो, ये झुर्रीदार बोलते हैं ना इसको, और ये क्या हो गया, हरा हो गया। 2 कैरेक्टर को लिए, इसका ये डोमिनेंट, यहाँ पे डोमिनेंट एलील 1 को लिखे हैं और इसमें रेसिसिव को लिखे हैं। डोमिनेंट रेसिसिव क्या होता है समझ आ गया ना, और जो चार्ट बताया था 7 कैरेक्टर को लिए थे वो भी समझ आ गया ना। यहाँ पे 2 कैरेक्टर को लेके यहाँ पे स्टडी किए थे। अब इसका F1 जाएगा, F1 में क्या बनेगा, राउंड येलो। F1 में क्या बना, राउंड येलो बनेगा ना। F1 में बन रहा है यहाँ पे राउंड और येलो। F1 में यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करता, ठीक है ना। F2 पीढ़ी में ले जाएंगे, F2 में ले जाने के लिए क्या करते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। इसका सेल्फिंग करवाएंगे। अब इसका सेल्फिंग करवाएंगे तो मैं बताया था गेमिट कैसे बनता है, यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। गेमिट इसका कैसे बनता है, जब भी इस ये क्वेश्चन ये भी आता है ना, ये दे देंगे डायरेक्ट और इसका गेमिट बनाओ करके दे देंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, जैसे इतना ही दे देंगे और इसका गेमिट बना के दिखाओ करके। गेमिट बनाने के लिए हमेशा 2 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर को पहले लिखना है, इतना बनाते जाओ ना साथ में। 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के दोनों एलील को इस टाइप से लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों एलील के इस टाइप से लिखेंगे, ये कैपिटल है,
स्मॉल। इस टाइप से लिखेंगे। अब यहाँ पे गेमिट बन जाएगा, कितना गेमिट बनेगा, 4, आर वाई, और यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 यहाँ पे गेमिट बनेंगे। ये भी सेम है 2 कैरेक्टर, ये भी सेम है 2 कैरेक्टर, सेल्फिंग करा रहे हैं तो गेमिट इसमें भी सेम बनेगा। अब देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या कहता है इसको देखते हैं, ठीक है ना। जब 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराएंगे तो F1 में दोनों ही कैरेक्टर दिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन F2 में जितने भी गेमेंट है, सीधा सीधा इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, कोई भी जीन का कोई भी एलील, कोई भी जीन के कोई भी एलील के साथ जा सकता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी जीन का कोई भी एलील, कोई भी ये जीन का कोई भी एलील किसी, कोई भी जीन का कोई भी एलील किसी भी जीन के किसी भी एलील के साथ जुड़ सकता है, इसको पूर्णतः आज़ादी होती है। इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। F2 पीढ़ी में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी जीन का एलील किसी भी जीन के एलील के साथ इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो बनाया हूँ तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए हम चेकर बोर्ड मेथड का यूज़ आगे किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। F2 पीढ़ी में क्या होता है, कोई भी जीन का एलील किसी भी जीन के एलील के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं रहती, पूर्णतः स्वतंत्रता रहता है, ठीक है ना। पूर्ण आज़ादी रहती है इसको, कोई भी जीन के एलील को किसी भी जीन के एलील के साथ जुड़ने के लिए। इसको आगे देखते हैं। राउंड येलो एक कैरेक्टर हो गया, रिंकल्ड और ग्रीन, राउंड हो गया, और ये पीला कलर का हो गया, मटर है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, रिंकल्ड हो गया, मतलब झुर्रीदार, ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया। दोनों को जब क्रॉस करवाए तो F1 में राउंड येलो ही दिखेंगे, F1 में दिखे, लेकिन F2 में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे काम करता है। इसमें क्या हो रहा है, जितने भी गेमिट बने थे उसको, गेमिट कितने बने थे, 4 बने थे, दोनों में 4 बने हैं। कोई भी जीन का एलील किसी भी जीन के एलील के साथ स्वतंत्र रूप से एक दूसरे में जा रहे हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप। यहाँ से भी बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप मतलब समझे हो क्या, राउंड और येलो, इसमें कितने हैं गिनो। यहाँ पे राउंड येलो है कि एक, राउंड येलो होगा ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। तो फिनोटाइप इसमें 9 लिखे। उसी टाइप से बाकी कौन कौन से करेक्टर है उसको फिनोटाइपिकली हम लोग देख के 9:3:3:1 लिख दिए, ठीक है ना। जीनोटाइप कौन कौन से जीन कितने प्रकार के बन रहे हैं उसको जीनोटाइप में लिखे थे। जैसे कि आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई एक है तो यहाँ पे एक लिखे हैं। इस टाइप से कितने टाइप के जीन बने हैं उसको अरेंज किए हैं। ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, तो इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना है, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सिंपल है, जीनोटाइप फिनोटाइप याद रखना सिंपल है ना। क्या था देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या था, फिनोटाइप 3:1 था ना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप याद रखने के लिए क्या करना है, इसको इससे गुना कर देना है। अब देखना, 1 का गुना 1 से करोगे तो क्या आएगा 1,
रेशियो 1 का 3 से करेंगे 3:3:9 आया। आगे पीछे लिखा है उसमें मत जाना, ठीक है ना। 9:3:3:1 आया है, उल्टा आया ना। इससे याद हो जाएगा, टोटल गिन के देखोगे 9 3 कितना होता है 12, 3 15 और 1 16, 16 होना चाहिए टोटल कितने बने हैं 16। अब उसके बाद सेम अगर यहाँ पे जीनोटाइप निकालना है तो क्या करेंगे 1:2:1 इंटू 1:2:1। ऐसा क्यों किए, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या था 1:2:1। अब इसका इससे गुना कर दिए, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना 2 यहाँ से 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 2 का 1 से करेंगे तो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 2। रेशियो क्या आएगा 1:2:1। 2 1 3 4 5 5 4 9 11 12 13 14, ये 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, हो जाएगा ना। सिंपल है ना, याद रखना जीनोटाइप फिनोटाइप। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। इसमें डेफिनेशन तो सिंपल है, लव ऑफ सेग्रीगेशन, लव ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम में डेफिनेशन छुपा है। लव ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे मतलब सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है अलग अलग होना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है अलग अलग होना। F2 पीढ़ी में सभी जितने भी वो थे सब अलग अलग हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। कोई भी जीन का एलील किसी भी जीन के एलील के साथ स्वतंत्र रूप से जा रहे हैं, किसी को कोई भी रोक टोक नहीं है। इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लव ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीनोटाइप क्या आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आता है फिनोटाइप क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं देना रहेगा तो सीधा पूछेगा कि लव ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में राउंड येलो बनने का परसेंट है, यहां पे ऑप्शन में दे देगा। चार ऑप्शन दे देगा, राउंड येलो बनने का परसेंट है, यहां पे इस टाइप से दे देगा तो समझ जाओगे ना कैसे बन रहा है। टोटल है 16, उसमें से 9 बने हैं क्या राउंड येलो, आंसर क्या आएगा राउंड येलो। इसी को दे देगा परसेंट में, तब जाके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगर बोल देंगे कि राउंड येलो बनने का परसेंट क्या है, तो राउंड येलो कितना बन रहा है 9, 9 को 16 और यहाँ पे कर दोगे गुना 100 से, जो आएगा आंसर वो क्या होगा परसेंट में निकल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को घुमा घुमा के देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। परसेंट में भी पूछ सकता है, राउंड येलो बनने का ये इसमें डायरेक्ट इस टाइप से भी पूछ सकता है, परसेंट में भी पूछ सकता है। परसेंट में ऑप्शन दे देगा 50%, 100%, 33.33%। तो आप लोग देख लेना परसेंट क्या निकलेगा इसमें। और क्वेश्चन यहां से आ सकता है लव ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कितने बनते हैं, रिंकल्ड ग्रीन कलर कितने बनते हैं, ये क्वेश्चन ये लगभग आता है। कितने बनते हैं नंबर दे देंगे 3 5 2 1, तो कितने बनते हैं इसमें, कितने बन रहे हैं 1 बन रहे हैं ना। इस टाइप से किसी को भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको बनाने आना चाहिए। और इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में कि इस टाइप से आप लोग सॉल्व करोगे इतना। अगर जीनोटाइप फिनोटाइप पूछ दे तो आप लोग को याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप 3:1 है और जीनोटाइप 2:1 है। अगर इसी को डाईहाइब्रिड क्रॉस में पूछता है तो सीधा सीधा इंटू कर देना है, इसी से डायरेक्ट आ जाएगा जीनोटाइप, और इसी को इंटू कर देना है फिनोटाइप निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया, डेफिनेशन भी समझ आ गया कि क्या है, दोनों लव समझ आ गया ना। और मेंडल ने कितने लव दिए थे करके क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 अगर दे दिए तो पुराना बुक फॉलो मत करना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक वही चले आ रहा है कि मेंडल ने 3 लव दिए हैं, ठीक है ना। मेंडल ने कितने लव दिए हैं 2 लव दिए हैं। लव ऑफ डोमिनेंस आप लोग जो पढ़ते आए हो क्या है, एक कॉन्सेप्ट था जो मेंडल ने दिए थे। मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर लिखे थे किसमें, जर्मन भाषा में। उसको विलियम बेटसन नाम के वैज्ञानिक थे
जो उसको ट्रांसलेट किए इंग्लिश में ट्रांसलेट करते करते उनसे गलती हुई और उसको जो कॉन्सेप्ट था लव ऑफ डोमिनेंस, उसको फर्स्ट लव लिख दिए लव ऑफ डोमिनेंस करके। क्वेश्चन ये भी आता है मेंडल के फर्स्ट लव कौन है, तो कौन सा है, ऑप्शन अगर दे दिए तो कौन सा आएगा, लव ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। मेंडल के फर्स्ट लव कौन से हैं, लव ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात आती है रीजंस ऑफ नेग्लेक्ट मेंडल्स फाइंडिंग, ठीक है ना। मेंडल को पहले जब मैं बताया था कि बाकी साइंटिस्ट के सामने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश मतलब एक्सप्लेन किए थे, सब तालियां बजाए थे, लेकिन समझ किसी को नहीं आया था, तो उसे नेग्लेक्ट क्यों किया गया, ये रीज़न है, ठीक है ना। क्यों किया गया, सबसे पहला रीज़न आता है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये क्या थे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। जितने भी हम लोग क्रॉसिंग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैथ्स है ना, सब में मैथ्स से यूज हुआ है जितने भी, और ये रिसर्च किस में किए, साइंस में किए हैं। मटर में क्यों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जीन आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, और जा रहा है तो उसमें वेरिएशन क्यों आ रहा है, इस पर स्टडी कर रहे थे। तो किसी को समझ नहीं आया इसका मैथमेटिक्स, ठीक है ना, तो इसको नेग्लेक्ट किया गया वहाँ पे। दूसरा बात आया कि नो पब्लिसिटी, मेंडल एक बार एक्सप्लेन किए उसके बाद कोई अपना पब्लिसिटी नहीं किए, ये भी कारण था नेग्लेक्ट करने का। तीसरा था डार्विन, नाम सुने होंगे, डार्विनिज्म, डार्विन बहुत फेमस था उस टाइम, ठीक है ना। उनको पता चल गया था कि मेंडल कहीं ना कहीं अपना रिसर्च में बहुत बड़ा काम यहाँ पे करके गए हैं, ठीक है ना। और डार्विन को ये कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि मेंडल जो रिसर्च किए हैं वो मेरा नाम यहाँ पे छुप जाएगा, मेंडल यहाँ पे सामने आ जाएंगे। डार्विन को ये डर था, तो डार्विन क्या किए, मेंडल को जब रिसर्च को एक्सप्लेन किए तो उसको दे दिए कि आप हनी बी में अपना रिसर्च करके दिखाओ। तो हनी बी में क्या पाया जाता है, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि हनी बी में मेल मतलब नर, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, हनी बी में मेल ऐसी डेवलप हो जाता है, इसमें पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना, मैं एग्रीकल्चर के भाषा में बता दिया डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट करके, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे ना। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट मतलब विदाउट रिप्रोडक्शन के वहाँ पे प्रोजनी बन जाना, क्या बोलते हैं उसको, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। और मेंडल के रिसर्च के लिए जरूरत था कि सेल्फिंग करवाना, क्रॉसिंग करवाना, मतलब वहाँ पे रिप्रोडक्शन का यूज होता था, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन का यूज हनी बी में नहीं होता। मेंडल इस पर करके दिखे अपना ट्रायल, तो मेंडल को भी अपने आप में लगने लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, कुछ गलत कर लिया हूँगा। और वहाँ से मेंडल फिर अपने चर्च चले गए, पूजा पाठ में लीन हो गए और अपना वहाँ से अपना इस पर कार्य करना समाप्त कर दिया। लेकिन वही सन 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, यही स्टडी किए उन लोगों ने भी जो मेंडल किए थे, तब जाके मेंडल वहाँ पे फेमस हुए, ठीक है ना। और फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कब कहा गया, सन 1900 में। सबको समझ आ गया क्या बोला हूँ, कंप्लीट अभी तक का पूरा समझ आ गया, क्वेश्चन भी समझ आ गया।